जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और जितनी भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं हैं उनके 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। तो यहाँ पे उन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके दिया जा रहा है दोस्तों, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे यूजीसी नेट 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी डिटेल्ड वाली क्लास भी चल रही है जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उन क्लासेस को भी आप देख लीजिए और देखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 26 है कि उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है, क्या लिखा है? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं और नीचे ऑप्शंस में से ये लिखा है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास द्वारा कहे गए सही विकल्प चुनिए। इनमें से तुलसीदास ने सही विकल्प क्या कहे हैं और वो सही हैं, तो उन विकल्पों को चुनकर नीचे कूट का मिलान करते हुए ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हुए हमें यहाँ पे जवाब देना है। तो है कि आचारहीन वेद और विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाए। बिल्कुल तुलसीदास द्वारा कहे गए हैं ये। माता पिता अपने बच्चों का मानव धर्म की शिक्षा देंगे, नहीं, ये नहीं कहा। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, बिल्कुल। कली युग में अच्छा समय होगा और लोग सुखी होंगे, निम्न सुखी होंगे, ये भी नहीं कहा है। तो ए और सी, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है ए और सी, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि किस विद्वान ने कहा था कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे? कामिल बुल्के, जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम जोन्स या फिर विलियम कैरी? तो इनमें से किसने कहा था? तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोक नायक तुलसीदास थे। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि पंक्तियां दी हुई हैं और इन पंक्तियों में से ही हमें उत्तर का चयन करके बताना है। जेही पंखी के नियर होई कहे बिरा कै बात, सोई पंखी जाई जरी तरीवर होइम निपात। ऊहात्मकता के अतिरिक्त उक्त पंक्तियों में व्यक्त भाव की क्या विशेषता है? ऑप्शंस दिया हुआ है, क्या विशेषता है? तो जो विशेषता है वो ये है कि इसमें विरह ताप के वेदनात्मक स्वरूप की अत्यंत विशद व्यंजना की गई है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्य पंक्तियां दी हुई हैं, उनको रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए हमें जवाब देना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और उधर भी कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तर का देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है गुलगुली गिल में गलीचा, ये जो दिया, सॉरी, कौन परी यह बानी अरी, इसमें होगा, क्या होगा? इसमें हो जाएगा प्रताप शाही का। गुलगुली गिल में गलीचा, इसका हो जाएगा पद्माकर का। सेवर सिपाही हम राजपूतन के, इसका हो जाएगा ठाकुर। और फिर हो जाएगा अमिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, ये हो जाएगा किसका? देव का। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है, ये सही हो जाएगा। 4 2 3 1। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या होगा रचना काल की दृष्टि से? तो सबसे पहले है यहाँ पे केशवदास। केशवदास की अगर बात की जाए तो 1555 से लेकर के 1715 ईस्वी इनका समय है। दूसरे हैं बिहारी, 1595 से 1663। उसके बाद हैं भूषण। भूषण जी की बात की जाए तो 1613 से लेकर के 1715 ईस्वी। और अंत में दिया हुआ है सेनापति, 1649 ईस्वी से।
इनका जन्म है 1649। तो इस हिसाब से दर्शना काल की दृष्टि से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केशवदास, बिहारी दास, भूषण और सेनापति। केशवदास, बिहारी, भूषण, सेनापति। आगे प्रश्न दिया है जिसके बारे में निर्देश दिया हुआ है। असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, स्थापना और तर्क वाले। तो यहाँ पे स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है कि भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है। इसके लिए तर्क दिया हुआ है रीजन आर, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। अब बताना है कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें दोस्तों भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व है, ये सही है। रीजन जो दिया हुआ है तर्क, क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था, ये भी सही है। तो यहाँ पे स्थापना और तर्क दोनों सही हैं और दोनों हैं ऑप्शन बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी दोनों सही हैं। फिर अगला प्रश्न है स्थापना असर्शन ए दिया हुआ है और स्थापना में दिया हुआ है कि जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की अभिव्यक्ति होती है। इस पर तर्क दिया हुआ है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती रहती है। अब बताना है इसमें कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की, और तर्क भी सही है क्योंकि संघर्ष की नाट्य स्थितियों में ही रसास्वादन की प्रक्रिया विकसित होती है। तो यहाँ पे दोनों सही हैं और दोनों हमारे किस ऑप्शन में दिए हुए हैं, वो दोनों दिए हुए हैं ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि भीष्म साहनीकृत तमस उपन्यास का कथानक किन मुख्य विषयों पर केंद्रित है। विभाजन की त्रासदी, सामाजिक विषमता, स्त्री विमर्श या फिर सांप्रदायिक विद्वेष। मिलान करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष ये दो हैं जो कि तमस उपन्यास के कथानक के मुख्य विषय हैं। तो ए और डी हमारा ऑप्शन ए में ही है, वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर आगे तमस उपन्यास का संबंध विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है तो ये जो था वो था दोस्तों, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किसके प्रति है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है मल्लिका का अंबिका के प्रति। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यह संवाद मल्लिका का अंबिका के प्रति है और ये आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, इससे लिया गया है। फिर है अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। पहला गिरमिटिया, जुगलबंदी, परिशिष्ट, तीसरी सत्ता। सही उत्तर है पहला गिरमिटिया, ऑप्शन ए। गिरिराज किशोर द्वारा लिखित पहला गिरमिटिया 1999 ईस्वी में अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों की स्थानीय और भारतीय मूल निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण किया गया है। प्रश्न है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या होगा। निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम रचना काल की दृष्टि से। सरहपा, लुईपा, पुष्पदंत, अदहमाण। ये सारी चीज़ें हमने दोस्तों डिटेल्ड वाली क्लासेस में देख ली हैं, तो आप वहाँ जाकर उन्हें देख सकते हैं। डिटेल्ड वाली क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उनमें बहुत से ऐसे प्रश्न भी शामिल होते हैं जो कि
आप लोग कभी देख नहीं पाते हैं या फिर आप लोगों को कभी वो क्वेश्चन आंसर सीरीज में मिलते भी नहीं हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से अलंकार सादृश्य मूलक हैं? विभावना, व्यतिरेक, उत्प्रेक्षा, असंगति। नीचे मिलान करते हुए बताना है कि कौन कौन से अलंकार हैं जो कि सादृश्य मूलक हैं। सही उत्तर है व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा। बी और सी, ऑप्शन सी में है, तो यहां पे ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, व्यतिरेक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार सादृश्य मूलक अलंकार हैं। अगला प्रश्न है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, समझे। प्रस्तुत संवाद चंद्रगुप्त नाटक के किस पात्र का है? वररुचि, चाणक्य, चंद्रगुप्त या फिर राक्षस। सही उत्तर है चाणक्य, ऑप्शन बी। भाषा को ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, यह वाक्य चाणक्य जी का है। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी या फिर तुर्की। सही उत्तर है अरबी का शब्द है। सिफारिश जो है वो अरबी का शब्द है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार। सही उत्तर है उसने कहा था, आकाशदीप, ईदगाह, परिंदे। ऑप्शन बी यहां पे सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद होगा जो कि इस प्रश्न के हिसाब से सही होगा? तो वो है अनुच्छेद 348। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। इस अनुच्छेद के अनुसार, मतलब अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्यंग्य रचनाएं कौन सी हैं? यहाँ पे कुछ रचनाएं दी हुई हैं और मिलान करते हुए विकल्प का सही चयन करते हुए जवाब देना है कि कौन सी है। भूलने के विरुद्ध ये नहीं है, जीप पर सवार इल्लियां ये है, अपनी अपनी बीमारी ये है, निषाद बांसुरी ये भी नहीं है। तो बी और सी, बी और सी ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी। भूलने की वो जीप पर सवार इल्लियां और अपनी अपनी बीमारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों का सही कालक्रम चुनिए। ठीक है, सही कालक्रम चुनना है निम्नलिखित आचार्यों का। तो इसमें हो जाएगा दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुय्यक। ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, ज्योतिष संबंधी, साहित्यिक या फिर धार्मिक। तो ये है व्याकरण संबंधी ग्रंथ। ऑप्शन ए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा था? तो यह कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि साधारणीकरण की निम्नलिखित स्थापनाओं को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। साधारणीकरण, रसास्वाद में वासनात्मक तथा स्थिर मनोवृत्तियां जिनके द्वारा चरित्र की सृष्टि होती है, साधारणीकरण के द्वारा आनंदमय बना दी जाती है, इसलिए यह वासना का संशोधन करके उनका साधारणीकरण करता है।
इसका क्या होगा सही? कौन हो सकता है इसके सामने? तो इसके सामने जो हो सकता है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है। फिर है काव्य प्रसंग या रस के समस्त अवयवों या साधारणीकरण मानने की अपेक्षा कवि भावना का साधारणीकरण मानना मनोवैज्ञानिक के अधिक अनुकूल है। इसमें हो जाएगा नगेंद्र। फिर है लोक हृदय की यह सामान्य अंतर्भूमि परख कर हमारे यहाँ साधारणीकरण सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। यह सामान्य अंतर्भूमि कल्पित या कृत्रिम नहीं है। इसमें हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल जी का नाम। और अब अंत में है जब चमत्कारिक अर्थ मर जाता है तब उस शब्द की रागोत्तेजक शक्ति भी क्षीण हो जाती है। उस अर्थ की प्रतिपत्ति करता है जिससे पुनः रागात्मक संबंध स्थापित हो। साधारणीकरण का यही अर्थ है। इसमें हो जाएगा अज्ञे जी का। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात की जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न है कि भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही हैं? भारत भारती के संबंध में कौन से कथन सही है? भारत भारती की रचना मुसद्दसे मद्दो जजे इस्लाम की प्रेरणा से हुई है। ये सही है। और फिर है राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही है। ये सही नहीं है। और इसके बाद फिर है आगे गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफे से भी प्रभावित थे। ये भी सही है। इसमें अद्यतन भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया है। ये नहीं है। तो ए और सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? प्रथम प्रयोग पूछ रहा है नॉवेल के अर्थ में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। ऑप्शन बी। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सर्वप्रथम किया था। फिर अगला प्रश्न है और प्रश्न ये कह रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से इसका संबंध, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक या फिर क्रिया विशेषण? क्या कहते हैं इसमें से? तो संबंध सूचक कहते हैं। ऑप्शन सी। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ होता है उसे संबंध सूचक वाक्य कहते हैं। फिर प्रश्न दिया हुआ है हेमचंद्र की किन कहानियों में देशी रियासतों के राजाओं का चरित्र और वहां चलने वाली राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण मिलता है? इनमें से बताना है और कौन कौन से हैं यहाँ पे, ये हमें सही विकल्प चुनकर जवाब देना है। तो रियासत का दीवान और दूसरा है शतरंज के खिलाड़ी। ए और सी। रियासत का दीवान, प्रेमचंद की कहानी रियासत का दीवान और शतरंज के खिलाड़ी में राजनीतिक गतिविधियों का चित्रण हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और सी। दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को आगे के प्रश्नों को आगे की वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, डिटेल्ड वाली क्वेश्चन भी देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।